Hello everyone, welcome to City Online Classes. This is Dr. Jeetu Singh. Today I will teach you a form equilibrium in short run and long run under perfect competition market in microeconomics for BA, BCom, LLB Honors, ME MCom students. Students, आज हम फॉर्म के इक्विलिब्रियम को अंडरस्टैंड करने से पहले आप लोगों को बताना चाहेंगे कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था। अपने लास्ट लेक्चर में हमने फॉर्म इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ टीसी एंड टीआर पढ़ा था एंड एमसी एंड एमआर मेथड पढ़ा था। टीसी एंड टीआर मेथड के हेल्प से एक फॉर्म के इक्विलिब्रियम की दो कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन, गैप शुड बी मैक्सिमम बिटवीन टीसी एंड टीआर, एंड दूसरी कंडीशन, टीआर ग्रेटर देन टीसी। वही हमने एमसी और एमआर मेथड के थ्रू फॉर्म इक्विलिब्रियम को समझा था। एमसी और एमआर मेथड की भी दो कंडीशन होती हैं। फर्स्ट कंडीशन, MC is equal to MR. Second condition, MC cut MR from below side. पहली कंडीशन में हमने बताया कि MC और MR जहां पे दोनों बराबर होते हैं। दूसरी कंडीशन में बताया कि MC जहां पे MR को नीचे से कट करता है। वो कंडीशन एक फॉर्म के इक्विलिब्रियम की होती है। कब? विद द हेल्प ऑफ एमसी और एमआर मेथड के थ्रू। टीसी और टीआर मेथड में हमने समझा था कि जो गैप है टीसी और टीआर के बीच मैक्सिमम होना चाहिए। तो जहां पे टीसी और टीआर के बीच गैप जो है वो मैक्सिमम होगा, वहीं टीआर ग्रेटर देन टीसी जो टोटल रेवेन्यू है टोटल कॉस्ट के कंपैरेटिवली ज्यादा होना चाहिए। वो पॉइंट क्या होगा? एक फर्म के इक्विलिब्रियम का होगा। स्टूडेंट्स, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? अगर हम बात करें इक्विलिब्रियम की, तो इक्विलिब्रियम का मतलब, अगर हम होल इकोनॉमी के रेस्पेक्ट में अगर इक्विलिब्रियम को हम समझें, तो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जब एक इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई दोनों इक्वल होते हैं, दोनों बैलेंसिंग सिचुएशन में होते हैं। वो कंडीशन, वो सिचुएशन इक्विलिब्रियम की होती है। जब इकोनॉमी में कुल मांग, कुल पूर्ति दोनों बराबर होते हैं, वो सिचुएशन इक्विलिब्रियम की होती है। आज हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं कि एक फर्म के इक्विलिब्रियम को शॉर्ट रन में और लॉन्ग रन में हम कैसे समझेंगे। तो सबसे पहले तो आप टाइम पीरियड की बात समझें कि टाइम एलिमेंट्स के बारे में किसने और क्यों बताया। टाइम एलिमेंट्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है? अगर हम मार्केट कंडीशन या इकोनॉमी में टाइम एलिमेंट्स के बारे में जाने, तो टाइम एलिमेंट्स के बारे में सबसे पहले प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल ने 1890 में प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में एक्सप्लेन किया। वहीं पे अगर हम देखें टाइम एलिमेंट शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन क्या होता है, तो शॉर्ट रन का मतलब होता है कि जब हम एक साल के अंदर की बात करते हैं तो वो शॉर्ट रन में कंसीडर किया जाता है। वहीं अगर हम लॉन्ग रन की बात करें तो जब मोर देन 5, मोर देन 10 की बात होती है तो लॉन्ग रन में कंसीडर किया जाता है। अब इक्विलिब्रियम के बारे में मैंने बताया कि इक्विलिब्रियम का मतलब है, एक फर्म के इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है यहाँ पे, कि जब एक फर्म का या एक प्रोड्यूसर का डिमांड एंड सप्लाई दोनों बैलेंसिंग सिचुएशन में होता है, दोनों इक्वल सिचुएशन में होता है, तो एक फर्म इक्विलिब्रियम या संतुलन की स्थिति में होती है, ऑप्टिमम सिचुएशन में होती है। सबसे पहले तो हम शॉर्ट पीरियड की बात करेंगे। शॉर्ट पीरियड में एक फर्म के इक्विलिब्रियम को 3 कंडीशन से होकर गुजरना होता है। वो 3 कंडीशन कौन कौन सी हैं?
फर्स्ट स्टूडेंट्स हमेशा याद रखिएगा, अगर शॉर्ट रन की बात आती है तो शॉर्ट रन में जितने भी फर्म्स होती हैं, जितने भी प्रोड्यूसर्स होते हैं, उनको 3 कंडीशन से होके गुजरना होता है। पहली कंडीशन सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, सेकेंड नॉर्मल प्रॉफिट, थर्ड लॉस। तो सबसे पहले हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट या एबनॉर्मल प्रॉफिट को समझेंगे। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो इकोनॉमी में जब भी कोई प्रोड्यूसर इनिशियल स्टेज में प्रोडक्शन करता है तो उसे प्रॉफिट अटेन होता है, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आती है, उसका जो रेवेन्यू होता है वो ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं होता है, उसकी कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल नहीं होती है, उसकी मोनोपोली होती है मार्केट में, तो जो भी उसको प्रॉफिट मिलता है अकेले ही मिलता है। दैट्स व्हाई उसका जो प्रॉफिट है वो ऑलवेज शॉर्ट रन में ज्यादा होगा। दैट्स व्हाई शॉर्ट रन में एक फर्म का टीआर ग्रेटर देन टीसी की कंडीशन होती है, या एआर ग्रेटर देन जब एसी होगा। टोटल रेवेन्यू जब टोटल कॉस्ट से ज्यादा होंगे, या एवरेज रेवेन्यू जब एवरेज कॉस्ट के कंपेटिवली ज्यादा होंगे, तो वो कंडीशन एबनॉर्मल प्रॉफिट या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की होगी। एक फर्म को असामान्य लाभ की सिचुएशन यहां पे प्राप्त होगी। सो स्टूडेंट्स, टीआर क्या होता है ये भी हम समझेंगे, टोटल कॉस्ट क्या होता है, टीसी क्या होता है। सो टोटल रेवेन्यू को हम इन शॉर्ट टीआर कहते हैं, टोटल कॉस्ट को हम शॉर्ट टीसी कहते हैं। टोटल रेवेन्यू का मतलब क्या होता है कि जब एक फर्म अपने टोटल आउटपुट को सेल करने के बाद जो भी इनकम, जो भी अमाउंट प्राप्त करती है, तो वो कंडीशन टोटल रेवेन्यू कहलाता है। वहीं पे अगर हम टीसी की बात करें, टोटल कॉस्ट की बात करें, सो एक फर्म को प्रोडक्शन करने में, टोटल प्रोडक्शन करने में जो भी खर्चे आ रहे हैं, लाइक एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, जितनी भी कॉस्ट आ रहे हैं वो टोटल कॉस्ट कहलाता है। जैसा कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू समीशन ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। जो कुल लागतें होती हैं, टोटल कॉस्ट होता है वो हमारा टोटल फिक्स कॉस्ट कुल स्थिर लागतों, और टोटल वेरिएबल कॉस्ट कुल परिवर्तनशील लागतों का समीशन होता है। वहीं पे अगर हम बात करें एवरेज रेवेन्यू की, तो स्टूडेंट्स एआर को कैसे अटेन किया जाएगा? औसत आगम एआर, एवरेज रेवेन्यू जिसे इन शॉर्ट एआर कहते हैं। एवरेज रेवेन्यू को निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टीआर डिवाइडेड बाय क्यू। अगर हम टोटल रेवेन्यू को क्वांटिटी से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा एवरेज रेवेन्यू अटेन हो जाएगा। वहीं पे अगर हम बात करें एसी की, एवरेज कॉस्ट, तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्यू हो जाएगा। अगर हम टोटल कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा एवरेज कॉस्ट अटेन हो जाएगा। स्टूडेंट्स, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट के लिए आपको पता ही है कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का जो एआर और एमआर है वो हॉरिजॉन्टल होता है, कॉज ऑफ होमोजीनियस प्रोडक्ट, क्योंकि इस मार्केट में होमोजीनियस प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जाता है और सेल किया जाता है। दैट्स व्हाई इस मार्केट का जो एआर होता है और एमआर होता है दोनों हॉरिजॉन्टल होते हैं, सीधी रेखा के रूप में होते हैं, एक्स एक्सिस की पैरेलल होते हैं, परफेक्टली इलास्टिक होते हैं, पूर्णतः लोचदार होते हैं। एआर को स्टूडेंट्स प्राइस कर्व एंड डिमांड कर्व कहा जाता है। एआर से हमारा प्राइस डिसाइड होता है, वहीं पे मार्जिनल रेवेन्यू एमआर से हमारा क्वांटिटी डिसाइड होता है। सो स्टूडेंट्स, ये कंडीशन जरूर समझिएगा, जहां पे एमसीएमआर को कट करता है वहीं से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की गई, बी पॉइंट है वहां से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की गई, तो वहां से क्वांटिटी डिसाइड हो जाती है ओक्यू डैश। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है कि जब कोई प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्शन को करने के लिए एडिशनल कॉस्ट बेयर करता है, जो भी उसके अतिरिक्त खर्चे आते हैं
एक एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने में, वो आपका मार्जिनल कॉस्ट कहलाता है। वहीं पे अगर हम बात करें एवरेज कॉस्ट की, तो एवरेज कॉस्ट क्या होता है? एवरेज कॉस्ट को कैसे अटेन करेंगे? अभी मैंने बताया था कि AC इज इक्वल टू TC डिवाइडेड बाय Q होगा। एवरेज कॉस्ट कर्व ऑलवेज यू शेप का क्यों होता है? चाहे MC हो चाहे वो AC हो, ऑलवेज यू शेप का होता है, कॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस के एप्लीकेबल होने की वजह से जो कॉस्ट कर्व है वो यू शेप का होता है। बिकॉज स्टार्टिंग में एक फर्म को इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल अटेन होते हैं, आफ्टर सम टाइम कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, देन डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल अटेन होते हैं। इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल में क्या होता है? उसका जो स्केल आउटपुट होता है, उसका जो पैमाना होता है प्रोडक्शन का, प्रॉफिट का, वो बढ़ता है और जो उसकी कॉस्ट है वो घटती है। जैसा कि एवरेज कॉस्ट कर्व आपको दिख रहा होगा, डाउनवर्ड स्लोप में है स्टार्टिंग में, इनिशियल स्टेज में, उसके बाद कांस्टेंट हो जाती है, जैसा कि ए पॉइंट, जैसा कि MC जहां पे एवरेज कॉस्ट को AC को कट कर रहा है वो लोएस्ट पॉइंट है, वो पॉइंट कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल को शो कर रहा है, पैमाने के स्थिर प्रतिफल को दर्शाता है। अब यहाँ पे कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल जो है वो ये बताता है कि भाई कुछ टाइम बाद उसके कॉम्पिटिटर मार्केट में आ जाते हैं। पहले एक सिंगल प्रोड्यूसर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहा था, लेकिन आफ्टर सम टाइम और बहुत सारे प्रोड्यूसर मार्केट में आ जाते हैं, उसकी सप्लाई बढ़ जाती है, उसके जो प्रॉफिट है वो कॉस्ट एंड प्रॉफिट दोनों बराबर हो जाती है। प्रॉफिट कब बराबर हो जाते हैं? जब उसका आउटपुट मार्केट में, क्योंकि और ज़्यादा कॉम्पिटिटर होने की वजह से मार्केट में सप्लाई बढ़ जाती है, जिसकी वजह से कॉस्ट एंड प्रॉफिट दोनों इक्वल हो जाते हैं। दैट्स व्हाई जो सेकेंड स्टेज है इकोनॉमी में वो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल की होती है। उसके बाद कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल में कॉस्ट एंड आउटपुट दोनों, कॉस्ट एंड प्रॉफिट दोनों इक्वल होते हैं और यही बैलेंसिंग सिचुएशन है, यही इक्विलिब्रियम है। अगर आपसे पूछा जाए कि MC और AC के इक्विलिब्रियम सिचुएशन क्या होगी, तो जहां पे MC AC को लोएस्ट पॉइंट पे कट करेगा वहां पे दोनों बराबर हैं, वो पॉइंट एक फर्म के इक्विलिब्रियम का होगा। इट मीन्स नो प्रॉफिट नो लॉस, वहां पे उनको नो प्रॉफिट नो लॉस हो रहा है। सो जो AC की थर्ड स्टेज होगी, थर्ड स्टेज में आउटपुट जो है या प्रॉफिट जो है वो फॉल करने लगता है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने लगती है। दैट्स व्हाई डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल एक फर्म को थर्ड स्टेज में अटेन होने लगते हैं। सो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस के एप्लीकेबल होने की वजह से कॉस्ट कर्व का शेप स्लोप यू शेप का होता है। अब यहाँ पे MC AC को जिस पॉइंट पे कट करता है वहीं से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया। अब वहां पे A से लेकर Q तक एक फर्म का कॉस्ट है, B से लेकर Q तक एक फर्म का प्राइस है, रेवेन्यू है। एक फर्म को शॉर्ट रन में P1 या P' स्टार B A एरिया प्रॉफिट हो रहा है, जैसा कि डायग्राम में गिवन है। जो आपका P' स्टार B A एरिया है ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का है। एक फर्म को शॉर्ट रन में इतना एरिया प्रॉफिट अटेन हो रहा है, कब? शॉर्ट रन में। किस कंडीशन में? उसकी पहली कंडीशन है। उसके बाद हम देखेंगे सेकेंड जो सिचुएशन होगी वो नॉर्मल प्रॉफिट की होगी, क्योंकि भाई मार्केट में और भी कॉम्पिटिटर आ चुके हैं। और दूसरी चीज ये होती है कि शॉर्ट रन में वो सारे फैक्टर वेरी नहीं कर सकता है। शॉर्ट रन में डिमांड को पूरा करने के लिए वो सप्लाई को कुछ ही हद तक बढ़ा सकता है, और जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, उत्पादन के जो साधन वो यूज कर रहा है, सारे के सारे वो वेरी नहीं कर सकता है, सारे के सारे वो इंक्रीज नहीं कर सकता है। तो कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को वो वेरी करता है और कुछ को कांस्टेंट रखता है, जिसकी वजह से एक टाइम के बाद उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होने लगती है।
सो सेकेंड सिचुएशन में क्या होगा, नॉर्मल प्रॉफिट, सामान्य लाभ। एक फर्म को सामान्य लाभ कब होंगे, क्यों होंगे, जब टी आर ग्रेटर देन टी सी होगा या ए आर ग्रेटर देन ए सी होगा। जब टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट दोनों बराबर होंगे, वो सिचुएशन नॉर्मल प्रॉफिट की होगी। या एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, जिस पॉइंट पे आवश्यक आगम और आवश्यक लागत दोनों बराबर होंगे, वो सिचुएशन नॉर्मल प्रॉफिट की होगी, सामान्य लाभ की होगी। सामान्य लाभ में क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट में क्या होता है, इस सिचुएशन में एक फर्म को नो प्रॉफिट नो लॉस गेन होता है, जैसा कि डायग्राम से एक्सप्लेन है। डायग्राम में स्टूडेंट्स ये नॉर्मल प्रॉफिट पे वाई एक्सेस पे प्राइस गिवन है, वहीं पे एक्स एक्सेस पे क्वांटिटी गिवन है। ए आर और एम आर ऑलवेज हॉरिजॉन्टल है, होता है परफेक्ट कंपटीशन के रेस्पेक्ट में ड्यू टू होमोजीनियस प्रोडक्ट। ए सी का ऑलवेज यू शेप का होता है, लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शंस के एप्लीकेबल होने की वजह से। अब यहाँ पे एमसीएमआर को जिस पॉइंट पे कट कर रहा है वहां से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की गई, ए पॉइंट है। वहां पे आपको पता है कि ए आर को हम प्राइस कर्व बोलते हैं और डिमांड कर्व भी बोलते हैं। सो ए से लेकर क्यू तक क्या है, प्राइस है। अब चूंकि एवरेज कॉस्ट जो है वो ए आर को प्राइस कर्व को उस पॉइंट से टच करते हुए यू शेप का है, तो यहाँ पे कॉस्ट ए से लेकर क्यू तक कॉस्ट भी है और ए आर प्राइस कर्व है, तो ए से लेकर क्यू तक प्राइस है। एक फर्म को शॉर्ट रन में सेकेंड स्टेज में नॉर्मल प्रॉफिट अटेन होता है, मीन्स नो प्रॉफिट नो लॉस, मीन्स टी आर इज इक्वल टू टी सी होगा या ए आर इज इक्वल टू ए सी होगा। और इस सिचुएशन में एक फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट सामान्य लाभ प्राप्त होता है। वहीं पे अगर हम बात करें थर्ड कंडीशन लॉस, लाभ के बाद हमने पढ़ा सामान्य लाभ की बात करी, उसके बाद सामान्य लाभ के बाद हमने लॉस के बारे में जानना है कि लॉस क्या होता है, हानि क्या होती है। सो जब कोई प्रोड्यूसर शॉर्ट रन में अकॉर्डिंग टू डिमांड सप्लाई करने की कोशिश करता है तो सारे फैक्टर को वो वेरी नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसकी ज्यादा आने लगती है। और टी आर लेस देन टी सी अगर होगा, टोटल रेवेन्यू जो उसका कुलागम था, टोटल रेवेन्यू था, अब उसका घटने लगता है, डिक्रीज होने लगता है, टोटल कॉस्ट उसकी इंक्रीज होने लगती है। सो जिस कंडीशन पे टी आर लेस देन टी सी होगा या ए आर लेस देन ए सी होगा, वो सिचुएशन एक फर्म के लॉस की होगी, हानि की होगी। और इस सिचुएशन पे एक फर्म अपने प्रोडक्शन को वहीं पे वाइंड अप कर देगी, क्योंकि जब एक फर्म को लॉस होने लगता है तो अपना प्रोडक्शन करना बंद कर देती है, जैसा कि डायग्राम से एक्सप्लेन है। वाई एक्सेस पे प्राइस गिवन है एंड एक्स एक्सेस पे क्वांटिटी गिवन है। ए आर और एम आर ऑलवेज हॉरिजॉन्टल होते हैं अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट ड्यू टू होमोजीनियस प्रोडक्ट। यहाँ पे एमसीएमआर को डी पॉइंट पे कट कर रहे हैं, वहां से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की गई, क्वांटिटी डिसाइड हो गई, क्योंकि एमआर से क्वांटिटी डिसाइड हो जाती है, मार्जिनल रेवेन्यू, और एआर से प्राइस डिसाइड हो जाता है। सो हमें यहाँ पे लॉस दिखाना है, तो लॉस कब होगा, जब ए आर लेस देन ए सी होगा या टी आर लेस देन टी सी होगा, जब टोटल रेवेन्यू कम होगा टोटल कॉस्ट के कंपेरेटिवली, या टोटल कॉस्ट ज्यादा होगा टोटल रेवेन्यू के कंपेरेटिवली। तो यहाँ पे एवरेज कॉस्ट कर ऊपर से ड्रॉ करेंगे, प्राइस से ऊपर, मीन्स सी से लेकर क्यू तक कॉस्ट है एक फर्म का और डी से लेकर क्यू तक एक फर्म का प्राइस है। मीन्स यहाँ पे इस सिचुएशन पे एक फर्म को सी डी P1 P2 एरिया, येलो शेडेड एरिया जो है वो लॉस हो रहा है, वो लॉस को शो कर रहा है। और एक फर्म को थर्ड कंडीशन में लॉस होगा,
और उसके बाद एक फर्म अपने प्रोडक्शन को कंटिन्यू करना बंद कर देगी। वहीं पे अगर हम बात करें नेक्स्ट, नॉर्मल प्रॉफिट अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट इन लॉन्ग रन। सो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें लॉन्ग पीरियड की, तो लॉन्ग पीरियड का मतलब मोर देन 5 ईयर, मोर देन 10 ईयर। सो एक प्रोड्यूसर के पास, या 25 ईयर्स, अगर एक प्रोड्यूसर के प्रोडक्शन की बात करें लॉन्ग पीरियड में, तो लॉन्ग पीरियड में प्रोड्यूसर के पास डिमांड को पूरा करने के लिए अच्छा खासा टाइम होता है, सफिशिएंट टाइम होता है। तो वो क्या करता है, आपको पता ही है कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में फर्म की जो एंट्री और एग्जिट फर्म होता है वो फ्री होता है। मीन्स कभी भी कोई फर्म आ सकती है, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है, और कभी भी वो उस पर्टिकुलर प्लेस या इंडस्ट्री को लेफ्ट कर सकती है। सो नॉर्मल प्रॉफिट क्यों होता है लॉन्ग पीरियड में? रीजन क्या है? हमने नॉर्मल प्रॉफिट के बारे में पहले ही जाना था कि जब TR इज इक्वल टू TC होता है या AR इज इक्वल टू AC होता है तो लॉन्ग पीरियड की सिचुएशन होती है। अब हमें ये जानना है कि भाई लॉन्ग पीरियड में एक फर्म को ओनली नॉर्मल प्रॉफिट ही क्यों अटेन होता है, क्या रीजन है? सो रीजन ये है कि जब किसी फर्म को लगता है कि उसे एक पर्टिकुलर प्लेस पे प्रॉफिट हो रहा है, किसी इंडस्ट्री में, किसी मार्केट में उसे प्रॉफिट होगा, तो वो वहां पे एंटर कर जाती है। कब? जब उस इंडस्ट्री में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन होगी, वहां पे लोगों को ज्यादा प्रॉफिट हो रहा होगा, तो और फर्में वहां पे एंटर कर जाएंगी ये देख के कि भाई इस पर्टिकुलर प्लेस पे फायदा होगा। अब जब कुछ फर्में वहां पे एंटर कर जाएंगी तो वहां पे लोगों का जो आउटपुट है, प्रोड्यूसर का जो आउटपुट है कंबाइंड लेवल पे, वो ज्यादा हो जाएगा। अब जब सप्लाई ज्यादा हो जाएगी तो फिर से जो प्रॉफिट है वो कॉस्ट के इक्वल हो जाएंगे। मींस फर्म का जो इक्विलिब्रियम है वो क्या हो जाएगा, फर्म का जो प्रॉफिट है वो सुपर नॉर्मल से डिक्रीज होकर नॉर्मल प्रॉफिट में रुक जाएगा ड्यू टू सप्लाई के इंक्रीज होने से। वहीं पे अगर मान लीजिए नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है तो कुछ फर्में क्या होता है कि कुछ फर्में मान लीजिए वापस नहीं होती हैं, एग्जिट नहीं करती हैं, लेफ्ट नहीं करती हैं, और इस सिचुएशन में और फर्में एंटर कर जाती हैं, तो क्या होता है, लॉस होने लगता है। और जब लॉस होने लगता है तो कुछ फर्में, जो छोटी फर्में होती हैं, वो अपना प्रोडक्शन बंद कर देती हैं, और कुछ फर्में क्या होगा, एग्जिट कर जाएंगी, लेफ्ट कर जाएंगी, जिसकी वजह से एक फर्म को फिर से नॉर्मल प्रॉफिट अटेन होने लगता है। भाई न्यू फर्मों की एंटर करने की वजह से जो इंडस्ट्री का प्रॉफिट था, एक फर्म का जो प्रॉफिट करने की बात करेंगे हम, सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से फर्म का जो प्रॉफिट था वो नॉर्मल प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाता है। वहीं पे अगर हम बात करें तो जब और फर्में एंटर करती हैं तो कुछ फर्में एग्जिट फॉर्म में भी जाती हैं। तो इससे क्या होता है कि जो लॉस बेयर करने की सिचुएशन पे कुछ फर्में होती हैं, तो चूंकि एंटर और एग्जिट फॉर्म दोनों फ्री है, तो कुछ फर्में लेफ्ट कर जाएंगी, और लेफ्ट करने की वजह से क्या होगा, फिर से नॉर्मल इक्विलिब्रियम या नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन अटेन हो जाएगी। और नॉर्मल प्रॉफिट में क्या होता है कि एक फर्म का जो प्रॉफिट है और जो कॉस्ट है दोनों बराबर होता है, जैसा कि डायग्राम से गिवन है। ये आपको जो मार्जिनल कॉस्ट या डिमांड कर्व है ये डाउनवर्ड स्लोप में गिवन है, क्योंकि जो इंडस्ट्री और फर्म का जो डिमांड कर्व होता है दोनों में डिफरेंस होते हैं। क्या होता है डिफरेंस इसमें? जो इंडस्ट्री का डिमांड कर्व होता है वो डाउनवर्ड स्लोप में होता है और
एक फर्म का जो डिमांड कर्व होता है वो ऑलवेज हॉरिजॉन्टल होता है। क्यों होता है? क्योंकि एक इंडस्ट्री के हाथ में पावर होती है, प्राइस डिसाइड करने की शक्ति होती है, क्वांटिटी भी उसके हाथ में होती है और प्राइस भी। लेकिन अगर हम बात करें दोनों में एक चीज़ की, तो एक इंडस्ट्री के हाथ में प्राइस डिसाइड करने की पावर होती है। एक इंडस्ट्री प्राइस डिसाइडर है, प्राइस मेकर है। तो फर्म क्या करती है? एक इंडस्ट्री के गिवन प्राइस को ही फॉलो करती है, क्योंकि अगर नई फर्म अपने प्राइस को वेरी करेगी तो एक इंडस्ट्री या इंडस्ट्री में जितनी भी फर्म्स हैं वो कंबाइंड होकर एक सिंगल फर्म को बाहर का रास्ता दिखा देंगे, जिससे एक जो नई फर्म है उसको इंडस्ट्री के गिवन प्राइस पे टिके रहने पे ही उसकी भलाई है, अदरवाइज वो वहां पे एस्टैब्लिश नहीं हो पाएगी। सो ऑलवेज इंडस्ट्री और फर्म के डिमांड कर्व में अंतर होता है। एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत आता है कि इंडस्ट्री का डिमांड कर्व और फर्म के डिमांड कर्व में क्या अंतर होता है। तो फर्म का डिमांड कर्व ऑलवेज हॉरिजॉन्टल होता है, क्योंकि वो ऑलवेज इंडस्ट्री के गिवन प्राइस को फॉलो करती है, रिसीव करती है। और एक इंडस्ट्री का जो डिमांड कर्व होता है वो डाउनवर्ड होता है। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री के हाथ में प्राइस डिसाइड करने की पावर होती है। और डिमांड कर्व डाउनवर्ड क्यों होता है? क्योंकि जैसे जैसे प्राइस का लेवल फॉल करता है डिमांड इंक्रीज होती है। कंज्यूमर का ये नेचर होता है कि प्राइस जब भी कम होती है वो ज़्यादा क्वांटिटी परचेज करता है और मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अटेन करता है। सो ध्यान रखेंगे कि लॉन्ग रन में सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट ही क्यों होता है? क्योंकि जब किसी पर्टिकुलर जगह में किसी फर्म को फायदा लगता है तो वो वहाँ पे एंटर हो जाएगी, और जब उसे लॉस लगेगा तो वहाँ से लेफ्ट हो जाएगी। और लेफ्ट कब होगी? जब वहाँ पे लगेगा कि लॉस की कंडीशन सिचुएशन क्रिएट हो रही है, और जब वहाँ से लेफ्ट करेंगे तो फ्यू फर्म्स रह जाने की वजह से आउटपुट का लेवल कम हो जाता है, और आउटपुट का लेवल जब कम हो जाएगा तो फिर से नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन वहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। सो स्टूडेंट्स, आई होप ये लेक्चर आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू।